दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज दो खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राज्य एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले वाले मामले में बाइज्जत बरी कर दिया। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बल्कि मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है और उसने सीबीआई पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। सीबीआई अपने चार्जशीट में कोई भी ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई और उल्टे उन्होंने सीबीआई के आईओ के खिलाफ जांच करने का आदेश। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। वैसे तो गोदी मीडिया कल से ही उनको अपराधी घोषित करने में लगा हुआ है, एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए जो अभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुई। इन दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता प्रवक्ता विवेक पांडे, जो होली के माहौल में अब नेता टाइप के लग रहे हैं, मतलब वो लगता है किसी मुंबई गए हुए, लगता है मुंबई में मनोज तिवारी के खिलाफ कोई गाना बनाने की तैयारी हो रही, क्योंकि मनोज तिवारी ने होली पे एक गीत बना दिया है। उसके जवाब में अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम लोग कुछ बना देंगे तब लोग व्रत मानिएगा, और विवेक जी मुंबई पहुंच गए। तो विवेक जी, होली तो 4 तारीख को है, अब 26 तारीख से होली के रंग में आ गए हैं जी। फिलहाल जो ये पहली प्रतिक्रिया आपको चाहूंगा कि केजरीवाल जी को जब सबूत नहीं था तो सीबीआई ने गिरफ्तार कैसे किया था? इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, पहले तो आपको, आपके दर्शकों को विशेष प्रणाम। और इतने ज्वलंत और इतने ऐतिहासिक विषयों को आप उठा रहे हैं कि मुझे तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी कोई समस्या हो। लेकिन एक बात तो सत्य है कि एक मिनट सुनिए, हमको क्या समस्या होगी? नहीं, सुना है कि अवनीश अवस्थी जी को कार्यभार फिर से विस्तार कर दिया गया उनका 1 साल के लिए। और तो कई खबरें आज आई हैं। आज का दिन कुछ आश्चर्य से भरा हुआ है। एक तरफ अभी एक मैंने देखी, दिल्ली हाई कोर्ट ने समीन वानखेड़े के खिलाफ जो जांच थी उसको फिर से फाइल खोलने का आदेश जारी किया है, एनसीबी के, वही जिसमें शाहरुख खान का प्रकरण था। और दूसरी तरफ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और बाकी लोगों को निर्दोष साबित करते हुए एक बाइज्जत बरी किया है, और एक तरफ अवनीश अवस्थी जी का सेवा विस्तार हुआ है, ऐसी कई खबरें आज आ रही है। आज लग रहा है कि ग्रहों का गोचर कुछ ऐसी दिशा में लेके जा रहा है जहां पे वास्तव में विपक्ष के लिए भी बड़ा सकारात्मक दिन है ये, कि बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ मिल रहा है विपक्ष को भी। और आज ही शंकराचार्य जी की सुनवाई भी है एंटीसिपेटरी बेल के सेकंड हाफ में, लंच के बाद। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने कहा कि ये दिन ऐतिहासिक होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने चार्ज फ्रेम किए या सीबीआई ने जो आरोप तय किए, सीबीआई ने जो जांच शुरू की, वो पहली बात तो ये तय करना पड़ेगा कि सीबीआई देखिए लगातार अपनी साख को संदिग्ध कर रही है और करती आई है। पूर्व में ईडी को भी लेकर के, सीबीआई को लेकर के, एनसीबी को लेकर के जिस तरह की जांच और जिस तरह की प्रभाविकता राजनीतिक दल की, सत्ता दल की खास करके उसमें दिखाई दी, उस पर कोर्ट ने कई बार टिप्पणियां की। लेकिन ये संस्थाएं लगातार अपनी साख गिराने का काम कर रही हैं। आज जो बाइज्जत बरी किया गया है, देखिए इस चर्चा को लेकर के आपको याद होगा केजरीवाल जी की सरकार को हटाया गया, गिराया गया, भाजपा ने सरकार बनाई। इस शराब वाले मुद्दे को इतना भुनाने का काम किया भाजपा और भाजपा के कुछ कृपा पात्र मीडिया संस्थानों ने, कि मुझे लगता है कि ऐसा लगने लगा था कि एक तरफा शराब की केजरीवाल की पार्टी बेच रही है, एक तरफा शराब की नीति एकदम निर्धारित हो रही है भारत में। और जिस प्रकार से आज ये एक कह सकते हैं कि तमाचा न्यायपालिका ने दिया है उन सभी एजेंडाधारियों को, उसमें कई बड़े पत्रकार भी हैं, उन सभी को आज आईने में अपने आप को देख करके शायद असहजता महसूस हो रही होगी कि हम तो कभी नैरेटिव सेट करने में लगे थे। बहरहाल देखिए, कुछ पत्रकारों को तो चल जाएगा क्योंकि उनको तो उसका कृपा पात्र होने का लाभ मिलता है, लेकिन सरकार की बात अगर करें, सरकार कहाँ स्टैंड करती है? सरकार का पक्ष रखने वाले जो अधिवक्तागण थे, जो सरकार नियुक्त करती है जिन, वो धराशायी हुए, उनके तर्क धराशायी हुए, वो साबित न कर पाए। अभी मैं सुधांशु जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, अब उन्होंने पूरा आरोप कोर्ट पे मर दिया कि अगर आरोप सही नहीं थे तो चार्ज फ्रेम क्यों किए गए? अरे आप अगर फर्जी आरोप बना करके किसी को चार्ज फ्रेम करने को चार्ज, भाई देखिए, कोर्ट तो उस आधार पे काम करेगा जो पुलिस चार्जशीट लाएगी,
उसमें चार्ज, डिस्चार्ज, पुलिस जो प्रारंभिक जांच में चीजें सामने लाती है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर होती है। सवाल ये आ रहा है कि लगातार जो ये फर्जी एफआईआर की बाढ़ आई हुई है विपक्ष के नेताओं पर, और उसमें लगातार अधिकतर मोर्चे पे सरकार लगातार बेइज्जत हो रही है, अपमानित हो रही है। सरकार को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो परंपरा ये फर्जी एफआईआर की शुरू कर रहे हैं, कल को सत्ता पलटने के बाद अगर वास्तविक एफआईआर और जो पुरानी फाइलें अगर खुलनी शुरू हो गई, तब इनकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि ये लगातार ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि ये सरकार तब क्या होगी? अरे एफआईआर को भाई जब अरे आज तब क्या होगी जब योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर दंगे के दौरान मुलायम सिंह सरकार जी ने जेल भेजा था, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी कैसे फुट फुट कर रहे थे लोकसभा में, सबने देखा है 2007 में। वो दृश्य भी लोगों ने देखा, और आज एक केजरीवाल जी को रोते हुए भी देखा। लेकिन केजरीवाल जी के रोने में एक दर्द था कि कैसे उनका, बताइए, 160 65 दिन के बाद उनको पहली बार जमानत मिली। वास्तविकता यह है कि हमारे देश में जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया का जो आधार है, वो बहुत ही लचर और कमजोर है। यहाँ पर आप किसी के ऊपर एफआईआर करके उसको एक समय के लिए दोषी साबित कर देते हैं, सामाजिक मान मर्दन कर देते हैं, उस पर कोर्ट भी ट्रायल शुरू कर देता है, पुलिस की प्रारंभिक जांच जो होती है उस पर कभी जिम्मेदारी तय नहीं होती है। अधिकतर मामलों में जो फर्जी चार्जशीट, फर्जी जो एफआईआर होती है, पुलिस के इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी, एसीपी इनके आदेश पे होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, इनकी जिम्मेदारी तय होती है? क्या अगर आप किसी को साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए फर्जी जेल में रखते हैं और बाद में वो बाइज्जत बरी पेश होता है, अगर निर्दोष साबित होता है, तो आपने जांच क्या की थी? जांच का अर्थ ही होता है सही गलत का आकलन करते हुए साक्ष्य संग्रह करना। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी जांच की जिसको कि कोर्ट में झूठा पाया गया, तो मुझे लगता है कि जितने दिन वो जेल में रहा, उतने दिन की सजा उस पुलिस अधिकारी को मिलनी चाहिए, और जितने दिन वो जेल में रहा, उतने दिन का बाकायदा कॉम्पनसेशन उस पुलिस अधिकारी से रिकवरी करके उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसके खिलाफ उस पुलिस अधिकारी ने झूठी जांच की थी। क्योंकि जांच करते समय आईओ को पता होता है कि वो क्या जांच कर रहा है, किस दिशा में जांच कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, यही उसका कार्य होता है। विवेक जी, मैं आपको आज मैं वो देख रहा था जब केजरीवाल जी लाइव थे पत्रकारों के सामने, उसका तो रोने लग गया जी। वो रो इसलिए रहे थे कि मेरे ऊपर आरोप लगाया कि हम लोगों ने शराब का घोटाला किया, सैकड़ों करोड़ रुपए का, और इसमें 24 घंटे हर चैनलों पर डिबेट चली। जो उनके चरित्र का, उनके खिलाफ एक एजेंडा चला का उनकी चारित्रिक, कहते ना, उनके चरित्र को बदनाम करने की कोशिश की गई, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूल दूसरित किया गया चैनलों के द्वारा जी। अब आज तो बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन एक आदमी की सामाजिक प्रतिष्ठा को किस तरह से मीडिया चैनलों पर लगातार, और खासकर उस मामले में जब मामला विपक्ष के नेता पर हो तो खूब बहस होती है। अब ये गोदी मीडिया के एंकरों में दम नहीं है कि एपिस्टीन फाइल पे चर्चा कर ले वो, है जी। लेकिन वो शंकराचार्य का, अब आजकल नया मुद्दा शंकराचार्य जी मिल गए। नहीं, देखिए, एक बात तो है, ये विवेक जी जरा ये बताइए, कल आपसे बात नहीं हो पाई थी, कल मेरी सर्वेश जी से बात हुई थी। जी जी। कोई किसी मामले में जब इज्जत लूटने की बात होती है या कुछ और इस तरह की गंभीर आरोप होते हैं तो मेडिकल बोर्ड जांच करता है। जी। वो जांच की रिपोर्ट तो सिर्फ सीधे कोर्ट को जाती है। जी। पुलिस, कैसे मीडिया ने पुलिस के हवाले से खबर चला दी कि उस जांच में जो मेडिकल जांच हुई उन बच्चों की जिन्होंने आरोप लगाया है स्वामी जी पर, उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। और उस जांच में क्या ये साबित कर सकते हैं कि वो दुष्कर्म जो है स्वामी जी ने किया? जरा वकील होके इसका तकनीकी पहलू समझा दीजिए मुझे। देखिए, 2 बातें इसमें स्पष्ट रूप से आनी चाहिए कि पॉक्सो की जब धारा 29 की बात आती है, धारा 29 को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोनिश बनाम स्टेट ऑफ यूपी और 3 के अन्य का एक 2023 का 9 फरवरी 2023 का जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कि धारा 29 दोष की धारणा, जो आरोप लगते हैं और उसमें लगाए आरोपों का कानूनन उस अपराध की पुष्टि होना, इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से दी गई है। अब ये जो आपने बात उठाई कि पॉक्सो का एक मामला ऐसा होता है जिसमें कि ट्रायल से लेकर के
आप बिना जज की अनुमति के फाइल तक नहीं देख सकते, फाइल की कॉपी नहीं निकाल सकते, सर्टिफाइड भी नहीं निकाल सकते जज की अनुमति के बिना, क्योंकि इसमें पीड़ित की पहचान को उजागर न करने का विशेष प्रावधान है। और इसीलिए धारा 22 और धारा 23 में शंकराचार्य भगवान जी की तरफ से उनकी जो विधिक टीम है, उन्होंने एक वाद दायर किया है कि धारा 22 कहती है कि आप झूठी शिकायत कर रहे हैं, जिस पे दंड दिया जाएगा अगर वो साबित होता है, और धारा 23 कि पीड़ित की पहचान को उजागर न करना, जो कि इस हिस्ट्री शीटर अपराधी आरोप लगाने वाले ने लगातार उजागर की है। दो बातें आ गई। पहली बात। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपने कहा कि पॉक्सो की वो रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के लीक होने का आधार तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। अगर ये मेडिकल पुलिस ने कराया, तो क्या पुलिस उस अपराधी को सीधे रिपोर्ट कर रही है क्या केक कटवाने के आधार पे? क्या पुलिस का प्रवक्ता उसको बना दिया गया है? किसने उसको सर्किट हाउस में, इलाहाबाद प्रयागराज में सर्किट हाउस में बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो सर्किट हाउस किसने बुक कराया, किसके नाम पे बुक हुआ है? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। क्या कोई मीडिया ये पूछ रहा है कि जो उसके ऊपर गैंगरेप के, रेप के आरोप लगे हैं, जो ऑलरेडी जो एफआईआर हो रखी है, जो उसके ऊपर गो हत्या का आरोप है, जो ऑलरेडी एफआईआर है, जो उसके ऊपर दूसरों की जमीन कब्जाने, दूसरों को धमकाने, पैसे वसूलने, एक्सटॉर्ट करने जैसे गंभीर मामले, 21 मामले प्रचलित हैं, क्या कोई पूछ रहा है उस अपराधी से कि उन मामलों में क्या जांच चल रही है, क्या पुलिस क्या कर रही है? क्या कोई डीजीपी साहब से पूछ रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये आपने कहा कि पॉक्सो एक्ट में पीड़ित की पहचान उजागर नहीं की जाती है, तो फिर ये तथाकथित नंबर 1 चैनल जो गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करता है, जी जी जी। उसने कैसे पीड़ित का इंटरव्यू कर लिया? तो ये तो पुलिस का विषय आ गया कि पुलिस को तो तत्काल प्रभाव से उसको नोटिस भेजनी चाहिए कि आपके सामने इन पीड़ितों की पहचान, किसने आपको इनकी डिटेल दी कि आप पहुंच गए इंटरव्यू लेने? सबसे बड़ी बात यही तो आश्चर्य नहीं की बात है। जो मुझे तो जो शंका लग रही है, हाँ, हो सकता है किसी के चेहरे पे गमछा मैं लगा वही के ला उसी रहा हूँ मैं वही ला रहा हूँ। देखिए, मेडिकल में मान लेते हैं कि पुष्टि अगर हुई भी, तो इसका आधार कैसे तय होगा कि शंकराचार्य भगवान के द्वारा एक कृत्य किया गया? कारण नहीं जो उसमें ये बात आपके मित्र कह रहे थे कि नहीं, मेरी मेडिकल बात रिपोर्ट तो जज के सामने ही खुलेगी, उसके पहले खुल ही नहीं सकती है। मैं बता रहा हूँ, दोनों बातें मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। सील बंद लिफाफे में मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश होती है, और यहाँ पे सील बंद होने के पहले लगता है, ऐसा लग रहा है कि उस रिपोर्ट को इस अपराधी के सामने रख करके पहले इसकी अनुमति ली गई कि गुरुजी क्या अब हम इस को भेजें? फिर उसके बाद लगता है उस रिपोर्ट को मीडिया में दिखा करके पहले एक भूमिका तय की गई, क्या-क्या प्रश्न उठाने हैं, कैसे उठाने हैं। उसके बाद लगता है कि उस रिपोर्ट को पुलिस ने बंद करके कोर्ट में भेजा, नहीं भेजा वो भी अभी पता नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट में पुष्टि हो चुकी है। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये घटना जिस दिन हुई है, जो पीड़ित बच्चे बता रहे हैं कि जहां पे इसका आश्रम था, वहां से शंकराचार्य भगवान का आश्रम 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर जिस दिन की घटना बताई जा रही है। और ये भी बात आ रही है कि वो बच्चे ओला करके सीधे इसी के आश्रम आए हैं। उस 8 किलोमीटर के माघ मेले के परिक्षेत्र में कितनी पुलिस रही होगी बीच में, कितने चौराहे बनाए गए होंगे, कितने अखाड़े होंगे, कितने साधु रहे होंगे, कितने पत्रकार रहे होंगे, कितने वहां पे आकर के भक्त रहे होंगे, अलग अलग मठों के अलग अलग संकल्प। लेकिन वो पीड़ित उठे, ओला की, और सीधे 8 किलोमीटर दूर इसके छावनी क्षेत्र में आए। वो सेक्टर 8 में था, और शायद शंकराचार्य भगवान का जो मठ शिविर लगा हुआ था वो सेक्टर 16 में लगा हुआ था। अब आप एक बात इस स्थिति को भी समझिए, ये स्थिति आनी भी बहुत जरूरी है कि जो ओला बुक की, कम से कम उसी का डिटेल दे देते कि ओला कब बुक की, किस नंबर से बुक की, किस नंबर की ओला थी। कोई डिटेल नहीं है, केवल हवा में बैठ करके एक प्रपंच रचा जा रहा है, एक स्वांग रचा जा रहा है, एक फर्जी षड्यंत्र के माध्यम से चारों पीठों को कब्जा और हथियाने का राजनीतिक शंकराचार्य तैयार करने का, वहां बिठाने का, पदस्थ करने का और प्रारूप तैयार किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, कोई मीडिया इस हिस्ट्री शीटर से इसके आपराधिक आरोपों के बारे में चर्चा नहीं कर रही। आप ये इसका इंटरव्यू तो लिया जा रहा है, लेकिन कोई इससे ये नहीं पूछ रहा है कि आप गैंगरेप के आरोपी थे, आप ब्रह्मचारी कैसे लगा सकते हो? आप रेप के आरोपी, आप ब्रह्मचारी कैसे लगा सकते हो? बताइए आप मुझे। ये जाहिल आदमी बैठ करके मीडिया में, ये अपराधी व्यक्ति बैठ करके मीडिया में ये कहता है कि वो शंकराचार्य नहीं, तमाम आरोप लगा रहा है, छीटाकशी कर रहा है। नहीं, एक टेक्निकली क्या होता है कि इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में ही खोलती है।
आपके हिसाब से? टेक्निकली ये होता है कि जब मेडिकल होता है वहां से सीलबंद लिफाफे के अंदर ये मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के माध्यम से सीधे कोर्ट में आती है। लेकिन ये ऐसा मैं दोहराऊंगा, ऐसा नहीं, लग रहा है पुलिस को भी पता नहीं होता कि इस मेडिकल रिपोर्ट में नहीं, क्या है। पुलिस को भी पता नहीं होता कि मेडिकल में क्या है। वो सीधे कोर्ट में आनी चाहिए, सीधे कोर्ट में आनी चाहिए। लेकिन आप अगर पास इस हाँ, पॉक्सो की बात कर रहा हूं, और सुनवाई बंद कमरे में होती है। इनफैक्ट उस केस से जुड़े लोगों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति उस कोर्ट में प्रवेश भी नहीं कर सकता सुनवाई के अलावा, सुनवाई के समय। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में सुनवाई जब होगी तब होगी, मीडिया में, सार्वजनिक मंचों पे, प्रयागराज के सर्किट हाउस में पुलिस को भी कुछ नहीं पता और सब कुछ इसको पता है। तो पुलिस कर क्या रही है? जांच तो मैनिपुलेट हो चुकी है, जांच तो पूरी तरह से मैनिपुलेट हो गई है। आज एक शंकराचार्य जी के शिष्य और सामने आए हैं मीडिया के कि मुझे भी प्रलोभन दिया गया था, मुझे भी धमकी दी गई थी कि आपको सिर्फ इन बच्चों को पहचानना है और ये कह देना है कि ये उस मठ के थे, जो विद्या मठ वहां पे विराजमान है। अब देखिए इसमें एक और विभेद सुन लीजिए, एक विभेद और सुन लीजिएगा। जो बटुक, जो बालक जिसका इंटरव्यू हुआ है, जिस बच्चे का इंटरव्यू हुआ है, वो अपने इंटरव्यू में जहां घटना घटी वो श्रृंगेरी मठ बता रहा है। वो श्रृंगेरी मठ कह रहा है उसे, जबकि वो विद्या मठ है काशी का। श्रृंगेरी मठ तो है ही नहीं काशी में। तो ये पूरी मैनिपुलेटेड बात है, फैब्रिकेटेड बात है। पॉक्सो के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। इसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है और इन दोनों बच्चों को षड्यंत्र के रूप में तैयार किया गया है। इनको एक स्क्रिप्ट सिखाई गई है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसीलिए आपके मंच पे कहूंगा, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक नार्को टेस्ट इन दोनों बच्चों का होना अनिवार्य है। क्योंकि बात ये नहीं है कि ये केवल संवेदना के सहभागी होंगे ना, अब यहाँ संवेदना नहीं, यहाँ षड्यंत्र की बू स्पष्ट है। और इसमें तो सबसे बड़ी बात, डिप्टी सीएम का भी नाम ले लिया उसने। अब पुलिस डिप्टी सीएम का, आप सोचिए पुलिस अगर डिप्टी सीएम का फोन टैप भी कर रही थी तो उस पूरे फोन में क्या बातचीत हुई वो इसको पता है, पुलिस नहीं बता रही है, इसको पता है। तो ये मान लेते हैं कि प्रयागराज के डिप्टी जो वहां के एसीपी या जो भी हैं, सीपी हैं, अजय पाल जी, उन्होंने वो सीधे इसको रिपोर्ट करते हैं। ये स्पष्ट हो रहा है क्योंकि जो जांच उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में हो रही है उसकी सारी तथ्यात्मक रूप से जानकारी इसको है। आदरणीय अभिषेक जी एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, सरकार के द्वारा पीड़ित रह चुके हैं और आजकल उनकी रिपोर्टिंग की कृपा सरकार में बखूबी बरस रही है। उन्होंने उजागर किया इस बात को कि शंकराचार्य भगवान के प्रकरण में जांच में ये सहभागी है, पुलिस के साथ ये जांच करवा रहा है बैठ करके। तो ये जांच करवा रहा है कि जांच करवाई जा रही है, तैयार की जा रही है, या उस जांच को एक षड्यंत्र के रूप से प्रारूप दिया जा रहा है, ये तो अब जांच का विषय पुलिस के ऊपर ही है। तो मैं तो आपके माध्यम से फिर न्यायपालिका से विनम्र निवेदन करूंगा, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करते हुए थोड़ा राजनीतिक कृपा पात्र न बनने के चक्कर में कम से कम देश के प्रमुख शंकराचार्य पीठ धर्म सम्राट की बात है, देश की सनातन संस्कृति और विरासत के गौरव की बात है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत के सनातन की छवि की बात है, जिस सनातन को लोग अपनाने की बात करते हैं, कम से कम अपने ऑब्जर्वेशन में एक एसआईटी गठित करें और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज, 2 हाईकोर्ट के सिटिंग जज और सीबीआई के कुछ अधिकारियों को लेकर के एक राष्ट्रीय इसकी जांच की जाए। और जो भी षड्यंत्रकारी हो, ठीक है, राजनीतिक दल देखिए अपने मंतव्य साधते रहेंगे, राजनीति चलती रहेगी। भाजपा कहेगी कि अरे तो सर प्रशासन ने किया, क्यों प्रशासन ने किया? प्रशासन भाजपा के इशारे के बिना एक एफआईआर नहीं लिख सकता है, प्रशासन भाजपा के इशारे के बिना एक पत्रकार पे एफआईआर नहीं कर सकता, प्रशासन भाजपा के इशारे के बिना किसी को न्याय नहीं दिला सकता। और ये प्रशासन ये लोग कह रहे हैं कि ये योगी जी ने नहीं किया है। अखिलेश जी के सरकार में, हमारी सरकार में हर कार्य के लिए अखिलेश जी जिम्मेदार थे, सरकार में हर कार्य के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। ये तो दोहरा रवैया नहीं चलेगा। ये प्रशासन, अगर कोई भी कार्य प्रशासन के माध्यम से हो रहा है तो वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। योगी जी अपने जापान दौरे के माध्यम से ये संदेश नहीं दे सकते कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी जिम्मेदारी योगी जी की है। चलिए सर, बड़ी बात आपने बताई और एक ही समझना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी माहौल बनाया गया और कहीं ना कहीं दिल्ली की आम जनता को ये कन्विंस कर दिया गया कि केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में भागीदारी रहे और उसका सुनिए उसकी राजनीतिक कीमत भी उन्होंने चुकाई। 2025 के विधानसभा चुनाव में वो हार गए 10 सालों बाद। वही जनता अब वो कीमत वसूलेगी सर, वही जनता अब वो कीमत वसूलेगी। अभी तो फिर वही बात, अभी तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी शासन में है, चुनाव तो दिल्ली में अब
2030 में होना है, तो 4 साल तक सत्ता का लाभ तो उठाएगी। कोई बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है ना, लेकिन दिल्ली का रास्ता तो यूपी से ही जाता है ना। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि अब इसका आप क्या देख रहे हैं कि इस अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आज बाइज्जत बरी किए गए हैं, तो इसका आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव है, आसाम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में, इसका आप क्या असर देखते हैं? इससे विपक्ष को कितना फायदा मिलेगा और भाजपा को कितना नुकसान होगा आपकी नजर से? देखिए, जनता जानती है, जनता इनके आतंक से त्रस्त हो चुकी है। चूंकि मंदिर से लेकर के किसी भी धार्मिक स्थल पे जब भाजपाइयों के पैर पड़े, वो विवादित हो जा रहा है। पौराणिक मंदिरों को नष्ट करना, भारत की संस्कृति पे प्रहार करना, जिन मुद्दों को ये भावनात्मक रूप से जनता के सामने परोस करके लाए थे, उन्हीं मुद्दों को पूरी तरह से चोटिल करते हुए रौंदने का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति के चरित्रहीनता का खामियाजा पूरा भारत भुगत रहा है। और अभी भी मैं कह रहा हूं, आज बहुत अच्छा बयान दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। एप्स्टीन फाइलों के पन्ने और खुले, इससे पहले मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये बचने वाली स्थिति में है नहीं। कितने कॉम्प्रोमाइज आप करेंगे? एप्स्टीन फाइल के जो पन्ने, जितने पन्ने उन लोगों के पास दबे हुए हैं, जिन लोगों के पास, वो आपको हर बार इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, तो आप भारत की भविष्य से खिलवाड़ करने से बेहतर है कि अब आप त्याग पत्र दे करके जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। क्योंकि एप्स्टीन फाइल को एक समय तक आप रोक सकते हैं, उस पर चर्चा नहीं होगी, आप मीडिया को मैनिपुलेट कर लेंगे, बजट थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन जिस दिन एक पन्ना और खुला, उस दिन यही मीडिया, इससे जनता सवाल उल्टा पूछेगी। माइक लगाती है ना मीडिया, उससे जनता सवाल पूछेगी उसी मीडिया से कि जिस दिन ये बात उठी थी, उस दिन कहां थे? शंकराचार्य के मुद्दे पे बहस कर रहे थे, केजरीवाल के मुद्दे पे बहस कर रहे थे। देखिए, अब यही एक बड़ी केजरीवाल बात का ये पक्ष मीडिया दिखा नहीं रही थी। सुनिए, यही केजरीवाल का पक्ष मीडिया दिखा नहीं रही थी, जो आज मीडिया केजरीवाल को रोते हुए दिखा रही है। आज उनके ईमानदारी के कसीदे पढ़ रही है ना, यही दिल्ली की मीडिया केजरीवाल जी का पक्ष दिखा नहीं रही थी। कई चैनल, एक चैनल तो मैंने देखा, उसका नाम मैं नहीं लूंगा अभी, लेकिन आप कहेंगे मैं ले भी लूंगा। वो तो खुलेआम ऐसे प्रवक्ता हैं, वो तो मीडिया के ऐसे एंकर हैं, वो तो जैसे लगता है कि बस मोदी जी ने कह दिया ब्रह्म लीग है, उसके ऊपर उनके 3-4 शो होने ही होने हैं। और वो ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि मतलब सीबीआई क्या तय करे, सीबीआई से बढ़िया कोर्ट उनके आर्ग्यूमेंट सुन करके बल्कि सजा दे देते। बिग वाले की बात कर रहे हैं क्या? नहीं है, एक दुबले पतले से हैं, बड़े स्मार्ट से हैं, बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं, दिल्ली के अच्छा, प्रमुख मीडिया के, हाँ, दिल्ली के प्रमुख मीडिया संस्थान के हैं। क्योंकि उनका मैंने अच्छा। अक्सर देखा है, वो काफी एजेंडा चलाते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, और विपक्ष को आलोचित ऐसे करेंगे जैसे लगता है कि कांग्रेस के समय, जबकि कांग्रेस के जमाने में उन्होंने पढ़ाई की होगी, कांग्रेस के समय पले बड़े हैं, कांग्रेस के जमाने में। लेकिन अब आप देखिए ना, क्या कहें हम, बड़े बड़े देखिए, बड़े बहुत 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 सज्जन पत्रकार हैं ये। मैं तो बता रहा हूँ, इनका शो चल, देखिएगा जरा आप। थोड़ा जूम कर दीजिए। हाँ, ये देखिए टाइम्स, ये देखिए। अच्छा, समझ गया, पाठशाला चलाते हैं। बहुत बढ़िया पाठशाला इनकी। आप किसी मुद्दे पे देखिए, हाँ। विपक्ष एक तरफा एक विपक्ष को नकार देते हैं, अच्छा, सीधे नकार अरे देते हैं। आप ये भक्ति की पाठशाला चलाते हैं? हाँ, वो विपक्ष को सीधे नकार देते हैं। विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं होता, अर्थहीन है, तर्कहीन है। इनके हाँ, इनके हिसाब से इनके हिसाब से देश जो है मई 2014 में आजाद हुआ है। हाँ, इनके हिसाब से 14 को भारत को आजादी मिली है। ये 14 में ही मई दो अवतरित भी हुए थे महामानव के साथ। अच्छा, इनका अवतरण भी महामानव के साथ हुआ है। इसके अच्छा। पहले भारत था ही नहीं कभी, इसके पहले भारत में कुछ नहीं था। कुपोषित थे लोग, पत्ते लपेट के हम्म, चलते थे, दिखते थे। ये खुद पत्ते हम्म। लपेट के स्कूल पढ़ने गए होंगे, अच्छा, जैसा कि ये सब न कर ट्रेन रहे थी, थे। ना हवाई जहाज था, ना मोबाइल फोन कुछ था, नहीं ना था, इंटरनेट था। चप्पल तक नहीं थी। हवाई चप्पल पहन के लोग प्लेन में तब चढ़ने लगे जब मोदी जी आए हैं। कुछ नहीं था, बता तो रहा हूं मैं। इन्होंने पत्रकारिता, जर्नलिज्म भी बल्कि मोदी 14 के बाद की होगी, मैं बता रहा हूं ना आपको। उनकी उम्र के हिसाब से मुझे लगता नहीं है, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं कि ना 75 वर्ष की आयु में कि मैं 60 साल के जवानों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा करूंगा, तो ये भी एक बुजुर्ग है। इनकी सेवा मोदी जी कर रहे हैं, तो उस सेवा का ये पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं उनको। तो आप ये बताइए कि अब इससे केजरीवाल की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बड़े अच्छे संबंध है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग कुछ सीटें 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ को देंगे, ऐसी भी चर्चा है। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने प्रचार भी किया था। तो भविष्य में एक बात स्पष्ट रूप से आनी आपके मंच पे जरूरी है। मैं मुंबई में बैठा हूं, आपने चूंकि पहले ही बता दिया है हमारे दर्शकों को, ये
ये जो हमारा प्रतीकात्मक स्वरूप है, इसको मुंबई में पहन करके बैठने का आशय यही है कि अब हम एक्सपांशन मोड में भी हैं। अब हम देश की जनता के सामने इसी रूप में जाएंगे ताकि जनता हमसे सवाल पूछे तो जिस तरह जवाब मैं आपको दे रहा हूं, इनका सत्य मैं जनता के सामने भी उजागर करूं। महाराष्ट्र में भी इन्होंने क्या किया, अजीत पवार सोचिए, अजीत पवार जिसको पहले चक्की पीसिंग करवा रहे थे, फिर उसको अपने समूह पार्टी में लेते हैं, फिर उसको मंत्री बनाते हैं, फिर उनके साथ जब घटना घटती है, आज अजीत पवार के बेटे का वीडियो वायरल है, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है घटना की जांच करने के लिए। बताइए, ये सरकार का आलम है कि अगर अपने ऊपर कोई आरोप लगे उसे सिरे से नकार दो, सिरे से नकार दो। जनता देख रही है, जनता अब की, जो आपने एक सवाल पूछा उसको मैं थोड़ा पलटूंगा कि अब राजनीतिक भविष्य केजरीवाल का होगा, ये नहीं, अब राजनीतिक भविष्य भाजपा का क्या होना है, जनता इस पे तय करेगी। क्योंकि भाजपा के लगातार एक से एक झूठ, एक से एक प्रोपोगेंडा, एक से एक प्रचार और धर्म के आधार सभी उजागर हो चुके हैं। भाजपा केवल सगी है धन की, धर्म की आड़ में धन संचय करती है, व्यापारिक मित्रों को लाभ देती है, चरित्रहीनता को बचाने के लिए देश की सुरक्षा, देश की व्यवस्था, देश की नीतियों से समझौता करती है। और उससे बड़ी बात यह है, आप कब तक बचा लेंगे, कब तक बचा लेंगे। तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए भी एक दुविधापूर्ण स्थिति है कि वो एक ऐसे नेतृत्व के दबाव में है जो नेतृत्व पूरी तरह से अपनी विश्वसनीयता को एप्स्टीन फाइल में खो रहा है। और आप कब तक उस नेतृत्व के ऊपर पाओगे। इससे मैं आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, ये भाजपा के कई पदाधिकारी, बड़े नेताओं का भी इससे भविष्य समाप्त होगा, और ये हो रहा है। भाजपा को लोग कहते हैं कि अब दो गुजराती चला रहे हैं, जो एक बात आती है बार बार। वास्तविकता यह है कि देखिए, अमित शाह जी विदेशी दौरे नहीं करते और मोदी जी भारत में जल्दी रुकना नहीं चाहते। तो जो ये खामियाजा है, इस खामियाजे को अमित शाह को ना भुगतना पड़े, क्योंकि हो सकता है भाई भाजपा की सरकार में जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं, हम तो ये देख रहे थे कि हो सकता है कि अमित शाह जी अगले प्रधानमंत्री होते देश के। लेकिन अब योगी समूह ने जो लामबंदी शुरू की है, जो योगी जी के समर्थकों ने लामबंदी शुरू की है अमित शाह के खिलाफ, और अमित शाह जी ने जिस तरह से रेड गिरवाई है इनकम टैक्स की योगी जी के बड़े करीबी मंत्री के ऊपर, अब ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अमित शाह जी कहीं टिक नहीं रहे हैं इस पूरे रणनीतिक दौर में। क्योंकि मोदी जी के कारण अमित शाह जी के ऊपर कहीं ना कहीं देखिएगा वो छींटे आएंगे। उनके सबसे करीबी हैं भाई, उनके हनुमान रहे हैं, उनके लक्ष्मण रहे हैं, हर चीज हर स्थिति में साथ रहे हैं। लेकिन मोदी जी का स्वार्थ अमित शाह जी के भविष्य को ले डूबेगा, मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरी समझ है। मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, क्योंकि बराबर की हिस्सेदारी मानी जाती है दोनों की रणनीतिक विषय के रूप में। अब जो भी हो रहा है इस देश में, चाहे वो ट्रेड डील की बात करिए, अब देखिए कल अडानी सही तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, इस वजह से सोलर पावर को लेकर के, और जो ऊर्जा ये अपना क्या कहते हैं उसको, उस पर टैरिफ बढ़ा दिया 115% के आसपास। तो ये तो मंत्री चलेगी अब, और आपके इसका राष्ट्रीय पूरा अमित शाह भुगतेंगे, अमित शाह के ऊपर जाएगा इसका पूरा वो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अरविंद केजरीवाल को जब कोर्ट द्वारा बेगुनाह साबित किया गया और उन 23 आरोपियों को, और सीबीआई के आयोग के खिलाफ जांच करने का जो आदेश दिया है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक लाइन की टिप्पणी की है, भाजपाइयों के लिए समाचार किसी नैतिक मृत्युदंड से कम नहीं है। नैतिक सर, नैतिक पतन हो चुका है, मैं तो हमेशा इसीलिए कहता हूँ। नहीं, वो लिख रहा है कि भाजपाइयों के लिए समाचार किसी नैतिक मृत्युदंड से कम नहीं है। जायज बात है। अब उस आयोग का सहयोग कौन करेगा? अब उस आयोग को कौन बचाएगा? वो आयोग जिसके निर्देश पे काम कर रहा था, क्या वो आयोग उन अधिकारियों के नाम सार्वजनिक करेगा जिसके दबाव में ये सारी फर्जी चार्जशीट तैयार की गई, नैरेटिव गढ़ा गया? अब सुधांशु त्रिवेदी ने बात कही कि सीबीआई हो सकता है आगे जाए हाईकोर्ट भी आप जाएंगे तो यही फाइल तो उठा के ले जाएंगे अपील में। अपील में आप कौन से नए साक्ष्य ले आएंगे जो आप यहाँ नहीं ला पाए? मामला यह है कि सीबीआई फंस चुकी है। मामला यह है, इस मामले में सीबीआई बुरी तरह फंस चुकी है, और सीबीआई के उन अधिकारियों को डर है कि अब कहीं उनके नाम न उजागर हो। तो इसी वजह से ऐसा ना हो कि पूर्व में भी देखा गया कि कल को इस आईओ पे भी कोई कार्रवाई हो तो ये भी जा करके कहीं पता चला किसी और स्थिति में पाया जाए। कोई बड़ी बात नहीं। आपने बड़ी बात कही, और विवेक जी भी लगातार सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं, और आज तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि दिल्ली की कोर्ट से जो निर्णय आया है वो जो है इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नैतिक मृत्युदंड के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी।